अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज रुबीना मेहर और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेसन नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे वर्ब। जैसे कि हमने पहले भी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हमने उनको डिटेल से पढ़ा, इसी तरह से हम वर्ब को भी डिटेल से देखेंगे। तो चलते हैं लेसन की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या करता है। वर्ब गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। एक तो ये हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दूसरा क्या करता है, ये एक्शन बताता है। इट टेल्स अस अबाउट द एक्शन एंड देन इट आल्सो टेल्स अस एक्शन डन टू द सब्जेक्ट। ये तीन इसके काम होते हैं, आपने तीन याद रखने। नंबर 1 कि इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। नंबर 2 क्या है, इट टेल्स अस अबाउट एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर 3 क्या है, ये कौन सा एक्शन बताता है, एक्शन डन टू द सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने इन्फॉर्मेशन का आपको बताया है कि ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि रायहा इज अ गर्ल, तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रायहा इज अ गर्ल, रायहा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो लड़की है। ठीक है। दूसरा क्या मैंने आपको बताया कि टेल्स अस अबाउट एन एक्शन। ठीक है, किसी एक्शन के बारे में बताता है। शी राइट्स एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हमें क्या ये सब बता रहा है वर्ब कि वो एप्लीकेशन लिखती है। नंबर 3 एक्शन टू द सब्जेक्ट, जैसे ऑफर वाज एक्सेप्टेड, तो अब ये हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, एक्शन टू द सब्जेक्ट ये हमें बता रहा है। तो ये तीन बातें आपने वर्ब के बारे में याद रखनी है। अब हम देखेंगे इसकी काइंड्स, किसकी काइंड्स कौन सी हैं, कितने किस्म के वर्ब होते हैं। बेसिकली वर्ब होते हैं 2 किस्म के, उसके बाद उसकी सब हेडिंग्स आ जाएंगी। एक होते हैं फुल वर्ब और दूसरे होते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज भी इनको बोलते हैं। अच्छा, फुल वर्ब कौन से होते हैं, फुल वर्ब के भी आगे काइंड्स हैं, जैसे कि एक होता है एक्शन वर्ब और एक होते हैं लिंकिंग वर्ब। एक्शन वर्ब में कौन कौन से आते हैं, एक्शन वर्ब में वो आते हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि एक होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और एक होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन पासिस टू अनदर, इसमें एक सब्जेक्ट से एक्शन पास हो रहा होता है दूसरे की तरफ। जैसा कि अली वाज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट होना लाजमी है। क्या यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, अ लेटर। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होगा तो सेंटेंस की कोई सेंस ही नहीं बनेगी। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। दूसरे होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बगैर ही ये अपनी कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं। जैसा कि अली लाफ्ड, तो ये यहाँ पर अपनी कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसके बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ये हैं हमारे फुल वर्ब। और अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया कि बी की जितनी फॉर्म्स होती हैं, या हैव की और डू की ये होती हैं। ठीक है, इसमें बी की फॉर्म्स कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, वो इसकी फॉर्म होती है। इसी तरह से हैव की हैज़, हैड। डू की कौन सी होती हैं, डिड, डू की होती है डिड। अच्छा, और दूसरे एक होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसमें होता है विल, वुड, शैल, शुड, वुड, कुड, हैड, बेटर, रादर, कैन, कुड, ये सारे हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये तो थी हमारी काइंड्स। अब हम देखेंगे इसके रूल्स। चलते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। रूल नंबर 1 क्या है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, जब हम टू के बाद वर्ब की रूट फॉर्म लगाते हैं तो वो बन जाता है इन्फिनिटिव। जैसे देखिए, शी रिफ्यूज टू ओबे माई ऑर्डर्स, तो मैंने टू के बाद क्या लगाया, वर्ब की रूट फॉर्म लगाई है, लाइक उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाई है। इसी तरह से देखिए, मैनी अ गर्ल डिज़ायर टू गेट गुड मार्क्स, तो ये टू गेट मैंने लगाया, ये वर्ब है और ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, गेट के बाद टू के बाद मैंने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, रूट फॉर्म लगाई है। इसी तरह से देखिए, किड्स लव टू स्लीप, तो लव टू स्लीप, यहाँ पे मैंने स्लीपिंग नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने स्लेप्ट नहीं लगाया, तो किड्स लव टू स्लीप। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 जो है वो पार्टिसिपल के बारे में है। जो पार्टिसिपल है ये इसके बारे में आप ये याद रखिए कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच हैज़ नेचर ऑफ वर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव। मतलब क्या है कि ये एज अ वर्ब भी काम करता है और एज अ एडजेक्टिव भी काम करता है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। हेयरिंग द नॉइस द चाइल्ड वॉक अप, अब यहाँ पर द चाइल्ड क्या है, नाउन। अब इसकी जो ये पहले आ रहा है हेयरिंग द नॉइस, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, तो ये किसको क्वालिफाई कर रही है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, तो ये ये जो हमारा है, ये जो हेयरिंग द नॉइस है, ये जो हेयरिंग है ये वर्क करेगा एज अ वर्ब भी और एज अ एडजेक्टिव भी। एडजेक्टिव कैसे कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव पूरी फ्रेज है जो नाउन को क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, और वर्ब के तौर पे कैसे काम कर रहा है, हेयरिंग द नॉइस, तो यहाँ पर ये एज अ वर्ब काम कर रहा है। अच्छा,
दूसरी इंपॉर्टेंट बात पार्टिसिपल के बारे में क्या है, वो ये है कि बिल्कुल ये वर्ब के तौर पे जब ये काम करता है तो ये प्रोटोकॉल भी वर्ब का लेता है। जैसे कि इसके बाद क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद भी आया इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और इसके बाद कंप्लीमेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जब वर्ब के तौर पे काम करेगा तो जैसे एक कोई भी दूसरा एक वर्ब होता है, जैसे वो प्रोटोकॉल लेता है, ये भी उसी का कंप्लीट प्रोटोकॉल लेगा। तो रूल नंबर 3 क्या है, जो आफ्टर ऑक्सिलरीज एंड हेल्पिंग वर्ब ओनली रूट फॉर्म इज यूज्ड, कि जब भी कोई ऑक्सिलरी आ जाए या फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड। अब ये जो शुड है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऑक्सिलरीज के बारे में बताया कि वो कौन सी होती हैं, विल, शैल, शुड, वुड, कुड, कैन, हैड, बेटर, रादर, ये जो सारे हैं ये क्या है, ऑक्सिलरीज हैं। इन सब के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लाइक रूट फॉर्म आएगी। दे शुड वर्क हार्ड, यू मस्ट कम टू द अकेडमी, यू मस्ट कम, मैंने इसके बाद क्या लगाया, रूट फॉर्म लगाई है। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 पे हम देखेंगे जेरंड। जेरंड जो है, इट टेक्स द प्रोटोकॉल ऑफ नाउन, लाइक ये नाउन जितना, जैसे जो जो प्रोटोकॉल नाउन लेता है, जैसे जैसे नाउन यूज होता है वैसे वैसे ये जेरंड भी यूज हो सकता है। जैसे कि इट टेक्स आर्टिकल, आर्टिकल भी इसके साथ आ सकता है, इट टेक्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी इसके साथ आ सकता है, इट कैन बी रिप्लेस्ड विद द प्रोनाउन, और इसको हम प्रोनाउन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप ये एग्जांपल देखिए, रीडिंग इज अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, नाउन की तरह एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। हम अगर ये देखें कि बुक रीडिंग इज गुड फॉर नॉलेज, तो बुक रीडिंग इज गुड फॉर नॉलेज, रीडिंग यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, तो बुक क्या है, एडजेक्टिव। मैंने आपको ये बताया कि एडजेक्टिव भी अपने साथ ले सकता है, तो बुक रीडिंग इज गुड फॉर नॉलेज, तो यहाँ इसने अपने साथ एडजेक्टिव लिया है। फिर हम इसको एज ऑब्जेक्टिव भी एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई लाइक कुकिंग, तो हम यहाँ पर इसको नाउन की तरह एज अ ऑब्जेक्ट भी ये यूज़ हो गया। रूल नंबर 5 देखिए, ये कुछ वर्ड्स हैं, इन लिस्ट को आप ज़रा याद कर लीजिएगा। इनके बाद हम कभी भी इन्फिनिटिव यूज़ नहीं कर सकते। इन्फिनिटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब हम टू के बाद वर्ब की रूट फॉर्म लगाते हैं तो वो होता है इन्फिनिटिव। इन वर्ड्स के बाद कभी भी हम इन्फिनिटिव यूज़ नहीं कर सकते। ये वर्ड्स कौन से हैं, जैसे एडमिट, कॉन्फेस, रिक्वेस्ट, अर्ज, पर्पस, रिकमेंड, इंजॉय एक्सेट्रा। जैसे शी रिफ्यूजेस ब्रेकिंग लॉज, शी रिफ्यूजेस ब्रेकिंग लॉज, यहाँ मैंने ये नहीं लिखा शी रिफ्यूजेस टू ब्रेक लॉज, हालांकि ये मैं भी पहले ऐसी लिखती थी और वो रॉन्ग होता था सेंटेंस, शी रिफ्यूजेस टू ब्रेक लॉज। नो, ये रिफ्यूज़ एक ऐसा वर्ड है, इसके बाद आप कभी भी इन्फिनिटिव नहीं लगा सकते। इन वर्ड्स के बाद आपने इन्फिनिटिव नहीं यूज़ करना। जैसे कि शी अर्ज्ड बिल्डिंग अ कॉलेज, तो यहाँ पर भी मैंने इन्फिनिटिव नहीं लगाया, शी अर्ज्ड बिल्डिंग अ कॉलेज। रूल नंबर 6 देखिए, जो ऑक्सिलरीज होती हैं ये इंडिपेंडेंटली कभी भी स्टैंड नहीं कर सकती, दे जस्ट एग्जिस्ट, ये किसी भी सेंटेंस में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑक्सिलरीज के बारे में आपको बताया पिछली 1-2 मिनट पहले कि ये कौन से होते हैं, बी होते हैं, डू होते हैं, और इसके अलावा होते हैं ये हैव। बी कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, ये सारे। डू वाली ऑक्सिलरीज कौन सी होती हैं, डू, डज, डिड, डन, डूइंग, टू डू। ठीक है, अब ये जो बी वाली ऑक्सिलरीज हैं ये कहाँ यूज़ होती हैं, ये क्यों यूज़ होती हैं, ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज़ होती हैं, और इसके अलावा कंटिन्यूस टेंस में ये यूज़ होती हैं। अच्छा, इस प्लस ये किस लिए यूज़ होती हैं, टू इंडिकेट अ प्लान, किसी भी प्लान को जब हमने इंडिकेट यूज़ करना होता है तो भी हम ये बी वाली ऑक्सिलरीज लगाते हैं। या फिर टू डिनोट अ कमांड, अगर हमने किसी कमांड को डिनोट करना है, ठीक है, किसी कमांड के बारे में बताना है, तो भी हम कौन सी ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे, बी वाली। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये प्लान के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी प्लान को इंडिकेट करने के लिए भी हम ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे। तो प्लान जैसा ये देखिए, आई एम टू गो टू लाहौर, ये एक प्लान के बारे में बताया है कि आई एम टू गो टू लाहौर, मुझे लाहौर जाना है, तो हमने कौन सी ऑक्सिलरी लगाई, बी वाली। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया कि ये होता है टू डिनोट अ कमांड, कि किसी भी कमांड को डिनोट करने के लिए भी हम कौन सी ऑक्सिलरी लगाएंगे, बी वाली। जैसे यू आर टू राइट अ लेटर, यहाँ पर ये कमांड दे रहे हैं ना कि आपको लेटर लिखना है, तो हमने यहाँ पर भी कौन सी लगाई है, आर, ये बी वाली। नेक्स्ट रूल में हम देखते हैं कि डू कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 7, इसमें हम यूज़ देखेंगे ऑक्सिलरी डू का। डू की फॉर्म्स के मैंने आपको पहले बताई हैं कि डिड है, डज है, डूइंग है, टू डू है वो। अब ये यूज़ किस लिए होता है, ये दो से तीन मकसद के लिए यूज़ होता है। नंबर 1 ये यूज़ होता है किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए या इंटेरोगेटिव को बनाने के लिए।
जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको यूज़ करते हैं कि शी डज नॉट गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल। एक तो इस मकसद के लिए यूज़ होता है, दूसरा ही किस लिए यूज़ होता है, टू अवॉइड रेपिटिशन, किसी भी सेंटेंस में रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ होता है। नंबर 3, टू एम्फसाइज ऑन समथिंग, या फिर ये किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए यूज़ होता है। जैसा कि एग्जांपल देखिए, डू यू गो फॉर अ वॉक डेली। अब इसमें वो कह रहे हैं कि पूछ रहे डू यू गो फॉर अ वॉक डेली, येस आई डू। अब अगर हम यहाँ पर लिखें कि येस आई गो टू वॉक डेली, आई गो फॉर अ वॉक डेली, ये फिर वो रेपिटेशन हो जाएगी ना सेंटेंस की। डू यू गो फॉर अ वॉक डेली, येस आई गो फॉर अ वॉक डेली। तो ये रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए सिंपल हमने कर दिया येस आई डू, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया कि एम्फसाइज करने के लिए यूज़ होता है, जैसे यू डू लुक स्ट्रॉन्ग, यू डू लुक स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब है हमने एम्फसाइज किया यहाँ पे। तीसरा है इम्पॉर्टेंस, किसी भी चीज़ के इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए ना, डू कम हेयर, तो इस चीज़ के लिए डू यूज़ होता है। अच्छा, रूल नंबर 8 में हम देखेंगे यूज़ ऑफ हैव। ये जो थर्ड ऑक्सिलरी मैंने आपको बताई थी हैव, इसकी क्या है फॉर्म, हैज़ है, हैव है, हैड, हैविंग, टू हैव, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 ये किस लिए यूज़ होता है, ये परफेक्ट टेंस बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, उन टेंसेस के बनाने के लिए यूज़ होता है, उन्हीं के नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव सारे। दूसरा ये किस लिए यूज़ होता है, टू इंडिकेट एन ऑब्लिगेशन, किसी भी चीज़ की ऑब्लिगेशन, किसी भी बात की ऑब्लिगेशन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है हैव, ठीक है। ऑब्लिगेशन कैसी होती है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आती है और हमें किसी मजबूरी के तहत कोई काम करना पड़ता है, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से काम करना पड़ता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। जैसे शी हैज़ टू गो समवेयर, तो ये उसको कोई मजबूरी के तहत ही जाना पड़ा है, शी हैज़ टू गो समवेयर, तो हमने यहाँ हैज़ का यूज़ किया। रूल नंबर 9 के यूज़ ऑफ कुड एंड माइट। अच्छा, जो ये किस लिए यूज़ होता है, यूज़ ऑफ कुड एंड माइट दोनों जो हैं ये पोलाइट परमिशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, या फिर ये सजेशन या वार्निंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, माइट आई बोरो योर पेन, ये इतना पोलाइटली उससे मांग रहा है पेन कि माइट आई बोरो योर पेन, ये पोलाइट परमिशन है। जैसे देखिए, यू माइट लर्न न्यू लॉज, तो ये क्या है, सजेशन है यहाँ पर दी हुई, ठीक है। या फिर ये है यू माइट फॉल इनटू वेल, यहाँ पर उसको वार्निंग दी हुई है, तो ये वार्निंग के लिए, पोलाइट परमिशन के लिए या सजेशन के लिए ये यूज़ होते हैं कुड एंड माइट। रूल नंबर 10 देखिए, यूज़ ऑफ कैन, कुड, मे, माइट। अच्छा, यहाँ पर जो मे यूज़ होता है, एक तो वो परमिशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा मे किस लिए यूज़ होता है, जब किसी भी बात की, किसी भी काम की पॉसिबिलिटी अगर 50% है ना, तो हम यूज़ करेंगे मे। थर्ड ये किस लिए यूज़ होता है, किसी को विश करने के लिए, प्रे करने के लिए। अच्छा, जैसे मैंने आपको इससे ये कहा कि अगर 50% किसी काम की, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है, तो हम यूज़ करेंगे मे, हम माइट वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे मे, ना तो हम कैन यूज़ करेंगे। अगर 50% पॉसिबिलिटी है तो ये रूल है कि हम मे यूज़ करेंगे। जैसे इट मे रेन टुडे, जैसे 50% चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है, ठीक है। अब ये जो कैन जो है किस लिए यूज़ होता है, फॉर एबिलिटी एंड कैपेसिटी, ठीक है। कैन इज़ यूज फॉर द इम्पॉसिबिलिटी, और 80% अगर किसी काम के चांसेस हैं कि नहीं होगा या फिर इम्पॉसिबल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैन। जैसे इट कैन नॉट रेन टुडे, मतलब अब यहाँ पर ये है कि 80% चांसेस हैं कि बारिश नहीं होगी या इम्पॉसिबल है कि बारिश होगी। तो ये तो था यूज़, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कैन और मे में या कुड और माइट में। तो ये आपने जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जब हम करेक्शन कर रहे होते हैं तो इसी थोड़े थोड़े डिफरेंस की वजह से हमारा एक नंबर या तो चला जाता है तो या फिर आ जाता है, तो आपने तवज्जो से ये देखने हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में देखिए, यूज़ ऑफ शुड। शुड किस लिए यूज़ होता है, किसी भी ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है, रिग्रेट के लिए यूज़ होता है, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड और शुड यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, वी शुड ओबे लॉज, ये हमारे पे ऑब्लिगेशन है कि वी शुड ओबे लॉज, ठीक है। अगर हमने पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए, वुड यू लेंड मी योर बुक, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या आप मुझे देंगे अपनी बुक, अगर हम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा किस लिए यूज़ होता है, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ की या किसी भी बात के प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शुड यूज़ करेंगे। जैसे शी शुड बी इन लाइब्रेरी नाउ, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी है कि वो लाइब्रेरी होगी। रूल नंबर 12 देखिए, यूज़ ऑफ विल एंड शैल। ये तो हमने जब टेंसेस पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि आई और वी के साथ जब फ्यूचर का जो टेंस है उसमें हम शैल लगाएंगे, और बाकी जितने भी हैं प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, दे, उन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा
काम क्या हो जाएगा, जब कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हो या स्ट्रॉन्ग वोल्यूशन की बात हो रही होगी तो फिर हम आई और वी के साथ भी क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। यानी कि अगर कोई काम या कोई बात हमने ज़रूर करनी है, डेफिनेट है वहाँ पे कि डेफिनेटली वो हमने काम करना है, तो हम आई के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। या अगर कोई डेली हैबिट है तो भी हम उसके साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। सही है। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि अगर स्ट्रॉन्ग वोल्यूशन है तो फिर हम आई और वी के साथ भी विल लगाएंगे। अच्छा, रूल नंबर 13 क्या है, यूज़ ऑफ मस्ट। मस्ट किस लिए यूज़ होता है, फॉर ऑब्लिगेशन, या किसी भी चीज़ की नेसेसिटी, किसी भी बात की नेसेसिटी के लिए यूज़ होता है मस्ट। जैसे कि है यू मस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो यहाँ पर ये ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है कि आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करिए, यू मस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो ये था यूज़ ऑफ मस्ट। आज हमने पढ़ा है वर्ब और हमने उसके रूल्स पढ़े हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इन रूल्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो बताऊं, ताकि आप NTS, PPSC और FPSC के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के काबिल हो जाएं इंग्लिश के रेलिवेंट पोर्शन में। सो ये था हमारा लेसन नंबर 4 जिसमें हमने वर्ब को डिटेल से देखा। तो लेसन नंबर 5 के लिए स्टे ट्यून्ड।